Hello friends, welcome to the VK show. So today I am so happy to inform you that this is going to be my first podcast and ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है. इसका रीज़न ये नहीं कि दिस इज़ माई फर्स्ट, बट द रीज़न इज़ जो यहाँ पे आज आए हैं मेरे लिए, जो इस पॉडकास्ट में हिस्सा लेंगे, वो उतने ही मेरे लिए स्पेशल हैं. तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप सबको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मिस्टर प्रियेश श्रीवास्तव. हाय सर. हेलो एवरीवन. सिर्फ इनका ही पहला टाइम नहीं है, सिर्फ इनका फर्स्ट टाइम नहीं है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे किसी एक प्लेटफॉर्म पे आया हुआ हूँ आज. वैसे तो जनरली सेशन बहुत लिए हैं मैंने ऑन अल्कोहल, ऑन ट्रेनिंग, बट ये पहली बार है कि किसी एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू एक मौका मिला कि यहाँ पे आप सबके सामने आऊँ और अपनी नॉलेज या जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूँ. नाम तो आपने बता ही दिया मेरा. बाकी रिगार्डिंग द करियर एंड प्रोफेशन या एजुकेशन वाइज, आई बिलोंग टू लखनऊ. लखनऊ के पास एक और जगह है, प्रतापगढ़ बोलते हैं उसको, वो हमारा होम टाउन है. पर बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं तो लखनऊ ही बोल देते हैं. और ग्रेजुएशन मैंने BHMCT किया था, 2011 में कंप्लीट किया, वो मेरठ से किया था. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग विद डोमिनोज पिज़्ज़ा एज एन एसोसिएट मैनेजर. तो डोमिनोज के साथ काम किया करीब 3 महीने. And I didn't like it because it was a dream for me to work with 5-star hotels. So I left Domino's after 3 months and then I joined Radisson Blu Kaushambi, which was a pre-opening hotel. 2011 में ही ओपन हुआ वो. तो जब हमने ज्वाइन किया था तो वो एक प्री ओपनिंग स्टेज में था. तो वी वर द टीम जिसने उस होटल को एक बिल्डिंग के ढांचे को एक होटल में कन्वर्ट किया था. हमारा एम्प्लॉय कोड उस समय मेरा जो था वो 52 हुआ करता था. सो आई वॉज द 52nd एम्प्लॉय हु जॉइंड इट. सो इट वॉज the first team. I was the member of the first team. I worked with Radisson for around 1.5 years. उससे थोड़ा ज़्यादा. And then I got a chance to work with Taj Mahal Hotel, New Delhi. और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है अभी जिसका नाम है वर्क. तो उस समय जब मैंने वो रेस्टोरेंट ज्वाइन किया तो उस समय वर्ल्ड में वो 30th रैंक पे आता था. एक लिस्ट, एक रैंकिंग होती थी जिसके अकॉर्डिंग टॉप रेस्टोरेंट्स इन द वर्ल्ड. तो टॉप रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में वो 30th पे था. तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इन वर्ल्ड में बहुत हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसमें 30th पे होना बहुत बड़ी बात थी. आई वर्क विद वर्क फॉर अराउंड 3.5 years. ताज के साथ मैंने 3.5 साल काम किया. एंड देन आई गॉट अ चांस टू वर्क विद शैंग्रीला. और शैंग्रीला में भी एक प्री ओपनिंग अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे थे एक इटालियन रेस्टोरेंट सोरेंतो के नाम से. तो वी स्टार्टेड सोरेंतो और सोरेंतो स्टार्ट किया. काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस भी रहा. वीकेंड में काफ़ी अच्छी 8 लाख या 10 लाख के आसपास सेल होती थी हमारी वीकेंड में. तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सोरेंतो का भी. एंड देन आई आफ्टर वर्किंग विद रैडिसन, आई एम सॉरी, आफ्टर वर्किंग विद शैंग्रीला फॉर 1.5 years अगेन, आई डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम होटल इंडस्ट्री बिकॉज फूड एंड बेवरेज सर्विस और होटल इंडस्ट्री का जो लाइफस्टाइल है, जो टाइमिंग है, वो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं था. तो आई डिसाइडेड टू मूव इनटू अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू होटल. दैट वाज माय प्रायोरिटी. सो आई केम इनटू टीचिंग एंड ट्रेनिंग. सो इट्स बीन लाइक 4 years सिंस आई एम इन टीचिंग. और आई ऑल्सो ट्रेन होटल प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ इफ समवन इज इंटरेस्टेड to know about bar and beverages. So I'm always there. I also train them. Apart from the students of the institute, I train them also. So this is about me. थैंक यू सो मच सर. तो सर आपसे मैं 5 minutes लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं है. सो आई वांट टू टेल यू दैट कि मैं ये पॉडकास्ट मैंने कैसे किया. तो पिछले 1 साल से मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, अल्कोहल की इन्फॉर्मेशन के ऊपर. तो आपने देखा ही है वो. तो वो बनाते बनाते एकदम से मेरे को दिमाग में आया कि 1 साल से यही वीडियोस डाल रहा हूँ एंड आगे भी यही करता रहूँगा. तो ऑफकोर्स है कि एक टाइम में आकर हमारे व्यूअर्स जो हैं, सीधी सी बात है, बोर हो जाते हैं कि कंटेंट देखकर. देन मैंने सोचा कि क्यों ना एक पॉडकास्ट या फिर एक ब्लॉग करा जाए जिससे कि चेंज आ जाए और मेरे को भी एक एक्सपोजर मिलेगा एक नया. तो मैंने एक ब्लॉग बनाया. उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए मैंने इंस्टा में डाला एंड सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उसका. उसके बाद फिर मैंने सोचा एक पॉडकास्ट कर लेते हैं. तो वो जैसे सोचा था, सबसे पहले तो सर आप ही का नाम याद आया था एंड आज आपको यहाँ पे हम ये कर रहे हैं. तो उतना ही है कि अब देखते हैं कि कितने सारे पॉडकास्ट और कर सकते हैं. तो ये एक अच्छा शुरुआत है सर.
तो उस टाइम जब मैंने फिर पॉडकास्ट का सोचा, देन मैंने सोचा कि एक पोस्ट डाल देते हैं जिससे कि उनसे व्यूअर्स से पता चलेगा कि क्या क्या उनके डाउट्स या फिर क्या क्या चीज़ें उन्हें जानना है। तो मैंने अपने इंस्टा पेज पे डाला एंड मैंने सोचा कि कुछ आ जाएंगे वगैरह, मतलब डीएम्स वगैरह आ जाएंगे, बट सरप्राइजिंगली वो भी बहुत सारे डीएम्स आए। तो उन सब में से मैंने समराइज कर 5 ऐसे टॉपिक निकाले जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज आपसे वही सवाल पूछूंगा, बस आप वो ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। तो सर पहला ये है कि सबको सिर्फ दारू क्या है ये पता है, बस दारू क्या है पता है, बट उसका इन डेप्थ नॉलेज या फिर हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है, क्या है कहानी, क्या है, ये कुछ नहीं पता। तो सर प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, दारू अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि नॉर्मल लोग उनको बोलूँगा मैं जिन्होंने इसके बारे में कभी पढ़ाई नहीं करी या इसके बारे में सीखा नहीं है, तो और वो ऑब्वियसली उनके नंबर ज़्यादा है। इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ पीपल दे आर मोर। तो दारू अपने आप में एक बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। एक बहुत बड़े से वास्ट से एरिया को इस वर्ड ने एक बहुत छोटे से दायरे में बांध के रख दिया है। अब लोगों के लिए दारू क्या है? दारू एक ऐसा एक लिक्विड है या एक ऐसा बेवरेज है जिसको पीने के बाद एक सेंसेशन हो जाती है, हमें नशा हो जाता है, और पीने के बाद या अगर हमारा स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, या अगर हम खुश हैं तो हैप्पीनेस डबल हो जाती है। तो ये एक परसेप्शन है लोगों के अंदर कि ये दारू होती है। अदरवाइज इट्स अ वेरी वास्ट एरिया और इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक बोलूँगा। इसके बारे में आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहो और आप सीखते रहोगे। पिछले 10 साल से मैं इसके बारे में सीख रहा हूँ और आए दिन नए नए फैक्ट्स पता चलते रहते हैं, और मुझे ये भी पता है कि पूरी ज़िंदगी मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने वाला हूँ। तो ये बहुत ही वास्ट एरिया है, तो सिर्फ उसको एक छोटे से दायरे में बांधना, तो ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है इसके लिए। रही बात अल्कोहल की हिस्ट्री के बारे में, तो अल्कोहल की ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको कि अगर कोई बहुत बड़ा हिस्टोरियन हो या कोई बहुत बड़े इतिहासकार हो जिन्होंने इसके बारे में लिख दिया हो और वो डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐसा कोई मौजूद हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानियाँ बहुत मिलेंगी आपको। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहानी है वो ऐसी है कि आज से करीब 9000 साल पहले 7000 BC में चाइना में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले कि वो चाइनीज़ अल्कोहल बनाते थे। चाइना में कौन बनाता था, वो कैसा दिखता था, उसका नाम क्या था, ये किसी को नहीं मालूम, किसी ने नहीं लिखा इसके बारे में। तो कहानियाँ बहुत हैं। हम तो ये बोलेंगे कि जो अल्कोहल है वो तो हिस्ट्री से भी पुरानी है, इतिहास से भी पुराना है अल्कोहल। अब क्यों बनाते थे इसका एक रीज़न सामने आता है कि पुराने ज़माने में लोगों के पास अनाज जो होते थे, ग्रेन होते थे, वो ग्रेन स्टोर करने के लिए ऐसा कोई उनके पास नॉलेज नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं था। हाँ, कुछ धीरे धीरे करके उन्हें ये पता चला कि अगर हम ग्रेन्स को ड्राई स्टोर में रखेंगे या एक सूखी जगह पे रखेंगे तो वहाँ पे उसको लंबे टाइम के लिए रखा जा सकता है। जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि हमारा जो स्टेपल डाइट है बीइंग अ ह्यूमन, सबसे ज़्यादा, इवन इफ़ वी आर अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, हम ग्रेन्स खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो ग्रेन्स नहीं खाएंगे। तो ग्रेन हमारा एक स्टेपल डाइट है, हमें चाहिए ही चाहिए। तो ग्रेन उगाना और उगाने के बाद उसको संभाल के रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये आज का चैलेंज नहीं है, ये हज़ारों सालों से चला आ रहा है। तो उस समय लोगों ने ग्रेन्स को रखने के लिए, लंबे टाइम तक रखने के लिए ड्राई स्टोर के बारे में सीखा कि इसको ड्राई रखिए। धीरे धीरे करके उन्होंने ग्रेन को ब्रेड में कन्वर्ट करना सीखा कि आप इसको एक पाउडर में ग्राइंड कर दीजिए, जिसको हम आज की लैंग्वेज में फ्लावर बोलते हैं, और आप उससे एक ब्रेड बनाइए। पर ब्रेड भी ज़्यादा दिन तक, कितने दिन तक रख लोगे आप मैक्सिमम 1 हफ्ते रख लोगे। हम जो नॉर्मल अपने घरों में रोटियां बनाते हैं उसको मुश्किल से 2 दिन तक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ भी चैलेंज था। धीरे धीरे करके अचानक एक्सीडेंटली फर्मेंटेशन सामने आ गया कि ग्रेन्स अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो कुछ टाइम के बाद वो फर्मेंट भी हो जाता है। फर्मेंट का मतलब यहाँ पे सड़ने से ही हुआ, लेकिन सड़ने की वो जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, उसको कंट्रोल्ड तरीके से जब किया गया तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा है जो ग्रेन्स में फॉर्म होता है, जिसके अंदर एक स्मेल है, एक पंजेंसी है, एक शार्पनेस है। लेकिन वो जो भी चीज़ है, उनको नहीं पता था कि ये अल्कोहल होगी।
जो भी चीज़ है उसको अगर हमने कंट्रोल तरीके से रखा, उसको हमने अगर एक सही तरीके से स्टोर कर दिया, तो अपार्ट फ्रॉम कीपिंग इट फॉर जस्ट 1 वीक, इट वॉज पॉसिबल फॉर देम टू कीप इट फॉर 6 months और इन सम केसेस 1 year ऑल्सो आप संभाल के रख सकते हो। आप बियर का एग्जाम्पल ले लो, बियर भी एक फर्मेंटेड अल्कोहल है, एक बेवरेज है, और उसकी भी शेल्फ लाइफ मिनिमम 6 month होती है, और बनती किससे है? वो जौ से बनती है, बार्ले से, दैट इज़ अ ग्रेन। तो यहाँ पे बियर का एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए दिया मैंने। उस समय बियर या फर्मेंटेड बेवरेज ऐसे नहीं थे कि आज जैसे बियर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती है, जैसे ये हमारी वाइन है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ऐसी नहीं थी। इट यूज़ टू बी क्लाउडी, पर हाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ वही थी और लंबे टाइम तक उसको रखा जा सकता था। तो इस तरह से अल्कोहल एग्जिस्टेंस में आई। अब धीरे धीरे लोगों को ये पसंद क्यों आई? क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी थी। पहले के ज़माने में लोग चलते चलते कहीं से भी पानी पी लिया करते थे, क्योंकि ऐसे कहीं पे पंप या ऐसे टैप्स नहीं थे, तो कहीं नदी का पानी पी लिया, कहीं तालाब का पानी पी लिया। बहती हुई नदी का पानी पिया तो बीमार नहीं होते थे, पर कहीं रुका हुआ तालाब या जहाँ पे पानी फ्लो नहीं हो रहा वहाँ पे पानी पिया तो बीमार पड़ जाते थे। तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, पानी तो पानी होता है। एक बार गलती से अल्कोहल और पानी को एक साथ मिला के पी लिया किसी ने, और तब उन्होंने देखा कि अगर हम अल्कोहल को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो जो बीमार होने के चांसेस है वो या तो ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, और अगर होती भी है तो बड़ी माइन्यूट सी कोई बीमारी जो बहुत जल्दी क्योर हो जाती थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि अल्कोहल के अंदर एंटी बैक्टीरियल और ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ थे जो आपको बचाती है बीमारियों से। फिर धीरे धीरे ये जो सेंसेशन वाला इफेक्ट है वो भी लोगों को समझ आने लगा कि जब हम अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, हमें एक सेंसेशन वाली फीलिंग आती है और वो फीलिंग अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे करके फिर अल्कोहल को कॉमर्शलाइज भी कर दिया गया कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स हम इसको एज अ बेवरेज भी कंज्यूम करेंगे। तो 16वीं शताब्दी आते आते अल्कोहल वॉज कॉमर्शलाइज्ड, कि वो मार्केट में आ गई। लोगों जिन्हें बनानी आती थी उन्होंने एज अ बिज़नेस इसको सेलेक्ट किया और लोगों ने पैसे देके इसे ख़रीदना शुरू कर दिया। तो ये अल्कोहल की कहानी है। पर अगर आप इसको एज अ हिस्ट्री देखोगे डॉक्यूमेंटेड तो कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको मिल जाएंगे फर्मेंटेशन से रिलेटेड अ फ्यू एग्जांपल्स, व्हेन बियर वाज मेड, व्हेन शैम्पेन वाज मेड। डिस्टिलेशन से एग्जांपल मिल जाएंगे, पॉट स्टिल एंड पेटेंट स्टिल। इवन आज तक ये भी नहीं पता कि पॉट स्टिल कैसे बना या किसने बनाया। हाँ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ पॉट स्टिल में, पर स्टार्ट किसने किया आज तक किसी को नहीं मालूम है। पेटेंट स्टिल में एनियस कॉफ़ी जी का नाम आता है कि उन्होंने बनाया था। तो ये एक हिस्ट्री है। तो बहुत कम फैक्ट्स हैं अल्कोहल में जो एज अ हिस्ट्री आते हैं। हाँ, पर स्टोरीज़ के बारे में वही बात है कि जो लिखा ना गया हो या जिसके बारे में कोई प्रूफ ना हो उसे कहानी कहते हैं। तो ऐसी कहानियाँ बहुत मिल जाएगी सुनने के लिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अल्कोहल का। तो सर जैसे कि आपने बोला अल्कोहल के बारे में बताया, तो सर ऐसी अल्कोहल की जो वैरायटीज़ होते हैं जैसे कि हमारे बियर हुआ, वाइन हुआ, तो सर इनके बारे में भी थोड़ा कुछ और बता दें थोड़ा डिटेल में, तो दैट विल बी हेल्प आवर व्यूअर्स। तो जिससे कि आगे अब जो खरीदने जाएंगे तो उस नज़रिए से ना देखकर एक अच्छे नज़रिए से देखें कि अल्कोहल होता क्या। तो सर प्लीज़। देखो, वाइन ये जो शब्द है, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि दारू ने एक बहुत बड़े एरिया को एक बहुत छोटे से दायरे में बांध के रख दिया है, सेम वाइन का भी यूज़ हो रहा है। इस शब्द का जो यूज़ हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। बहुत सारे आप मार्केट में चले जाओ तो जहाँ पे जो अल्कोहल के आउटलेट्स हैं, जहाँ पे अल्कोहल बिकती है, उसको वाइन शॉप्स बोल देते हैं आप। तो लोगों के मन में एक परसेप्शन क्या बन गया कि वाइन उस लिक्विड को बोलते हैं जिसके अंदर अल्कोहल है और जिसको पीने से नशा हो जाएगा। पर रियलिटी इससे बहुत अलग है। रियलिटी ये है कि वाइन अल्कोहलिक बेवरेज तो है, पर ये बहुत स्पेसिफिक प्रोसीजर से बनाई जाती है। अब वाइन बनने के लिए या वाइन कहलाने के लिए आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मुझे एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट कर अगर कहलाना था तो मुझे एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा, जिसको हमने होटल मैनेजमेंट का वो कोर्स बोला। तो वैसे ही वाइन कहलाने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। और वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट, कि जिस चीज़ से वाइन बनती है, और हर चीज़ से नहीं बन सकती, हर चीज़ से आप वाइन नहीं बना सकते। वाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ करना है और वो होता है ग्रेप।
ग्रेप जूस, और हर तरह के ग्रेप भी यूज़ नहीं कर सकते हम। वो ग्रेप नहीं यूज़ कर सकते जो हमारे नॉर्मल फ्रूट मार्केट में मिल जाता है। एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रेप आता है, या एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी का ग्रेप आता है, जिसे हम वाइटिस विनीफेरा बोलते हैं। अब वाइटिस विनीफेरा वाइन के लिए सबसे टॉप क्वालिटी ग्रेप होता है, और उस ग्रेप के जूस को फर्मेंट करके हम वाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे फर्मेंटेशन को सड़ाना बोल सकते हैं, लेकिन जब ये कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन होता है, कि जब हम स्पेसिफिकली ये करवा रहे हैं, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है कि ग्रेप जूस के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें। तो जब ग्रेप जूस के अंदर जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, उसके बाद उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम, और कंजम्पशन के लिए जब वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में आ जाती है, तब उसको हम वाइन बोलते हैं। अब जैसे आज हमने ये वाइट वाइन ली हुई है, तो ये वाइट वाइन कभी एक ग्रेप जूस था, वाइट ग्रेप्स का जूस था ये। इसको फर्मेंट किया गया, इसके अंदर जो शुगर है कम्प्लीटली नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट, अराउंड 14% या 28% जो शुगर था, 28% शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो 14% उसके अंदर अल्कोहल आ गई। बाकी अभी भी ये ग्रेप जूस है, अभी भी इसके अंदर कंटेंट ऑफ वाटर है, अभी भी इसके अंदर ग्रेप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बस सिर्फ इसको हम ग्रेप जूस क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज़ फर्मेंटेड, और अब इसके अंदर अल्कोहल डेवलप हो चुकी है। तो ये होती है वाइन कि बनी है ग्रेप जूस से और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रेप से, वाइटिस विनीफेरा से। आप हर किसी ग्रेप से वाइन नहीं बना सकते, बन जाएगा, फर्मेंट भी हो जाएगा, लेकिन आपको कॉमर्शियल क्वालिटी की वाइन नहीं मिलेगी। आपको वो वाइन नहीं मिलेगी जो आप मार्केट में उतर के और उसको सेल कर सको। वाइन का जो इस समय वर्ल्ड में नेम है वो इसी की वजह से है कि उसका जो ग्रेप यूज़ होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी जो बिगनर्स हैं जो वाइन पीना चाहते हैं या जिन्हें वाइन के बारे में बेसिक समझना है, तो वाइन के बारे में जानने से पहले उनको ग्रेप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किस ग्रेप से वाइन बनी है, उस ग्रेप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कौन से देश में पैदा हुआ है, कौन से देश में कौन सी जगह पे पैदा हुआ है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसका ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, एलिवेशन कितना है उस जगह का, वहाँ बारिश कितनी होती है, वहाँ ठंड कितनी पड़ती है, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जानना होता है। और जब ये सब हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि वो ग्रेप का क्वालिटी क्या होगा, और जिस क्वालिटी का ग्रेप आएगा उस क्वालिटी की वाइन बनेगी। जैसे आज हमने पीनो ग्री लिया हुआ है। पीनो ग्री क्या है, एक बहुत ही माइल्ड ग्रेप है, बहुत ही इसको हम वाटर से कंपेयर करते हैं कि इतना माइल्ड है कि जस्ट लाइक वाटर। कंटेंट ऑफ अल्कोहल है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल नहीं है, लेकिन बाकी आप ग्रेप से अगर कंसीडर करोगे दिस इज़ वेरी माइल्ड, वेरी लाइट ग्रेप, और इटालियन है। तो वाइन की दुनिया में दो देश बहुत आगे हैं, फ्रांस और इटली, मैं बोलूँगा। तो वाइन के बारे में अगर आपको जानना हो तो सबसे पहले ग्रेप्स के बारे में सीखिए। अब फॉर द बिगनर्स बता देता हूँ, अगर आप वाइन को पीना शुरू करना चाहते हो तो एज अ बिगिनर आप वाइन शॉप पे जाओ, आपको वाइन के बॉटल के ऊपर जो लेबल होता है उस लेबल पे वाइन का नाम मिलेगा, नाम के बाद किस ईयर में प्रोड्यूस हुई शायद वो लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसके बाद उसमें ग्रेप मेंशन किया होता है। तो एज अ बिगिनर आप शार्दने ट्राई कर लो, एज अ बिगिनर आप रीजलिंग ट्राई कर लो, पिनो ग्री ट्राई कर लो, ये सब ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं। और वाइट वाइन हमेशा चिल्ड ही कंज्यूम करिएगा। वाइट वाइन को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे शॉप में रखा हुआ है तो उसे आप घर पे लाके रेफ्रिजरेट करिए, अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर लेके आइए और उसके बाद कंज्यूम कीजिए। रेड वाइन की अगर हम बात करेंगे तो रेड वाइन रूम टेम्परेचर पे कंज्यूम करी जाती है, और जो टेम्परेचर वो होता है वो अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और रेड वाइन में एक कॉम्पोजिशन अगर हम बोलेंगे या एक स्पेसिफिक कंटेंट बोलेंगे तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अकॉर्डिंग टू ग्रेप डिसाइड होता है कि कौन से ग्रेप में वो कंटेंट कितना है। उसे हम टैनिन बोलते हैं। अगर टैनिन समझना हो तो सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए या बहुत ही प्रैक्टिकली समझने के लिए हमारे घरों में जब हम चाय बनाते हैं तो अगर एक नॉर्मल अमाउंट में टी लीफ डाली हमने बनाने के टाइम पे तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर देके जाएगी, एक बहुत अच्छा सा रिफ्रेशमेंट देके जाएगी। लेकिन अगर वही गलती से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो टी लीफ वो जो बेवरेज बनेगा वो बहुत ही बिटर होगा, बहुत ही ड्राई होगा। ड्राई मतलब हमारे पैलेट पे जाते ही सुखा देगा उसको। तो वो जो ड्राइनेस है, जो एस्ट्रिंजेंसी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ टैनिन।
और वो जो टैनिन जो कंटेंट है वो होता है रेड ग्रेप्स में थोड़ा ज़्यादा वाइट के मुकाबले। तो बीइंग अ वाइन ड्रिंकर एंड अ बिगिनर, आप हाईली टैनिक वाइन नहीं पी सकते और आपको ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप क्या ट्राई करेंगे, तो कुछ ग्रेप्स के नाम और हैं, जैसे पिनो नोयर है। ये एक ऐसा ग्रेप है जिसमें टैनिन कम होते हैं। तो आप वाइन शॉप पे जाइए, आप देखिए कि वहाँ पे लेबल में अगर पिनो नोयर मेंशन है, बिल्कुल आप लेके आइए, उसको कंज्यूम करिए। और कुछ ग्रेप्स ऐसे हैं जो थोड़े से टैनिन थोड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी फ्रूटी होते हैं। फॉर एग्जांपल मर्लो हो गया। मर्लो एक बहुत ही फ्रूटी ग्रेप है और बैलेंस टैनिन है। लेकिन कुछ ऐसी भी वाइन्स हैं जिनके अंदर टैनिन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कैबरने सोविनियो हो गया, मालबेक हो गया, शिराज हो गया। इन ग्रेप्स में टैनिन बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ने या आपने भी देखा होगा कि एक बड़ा सा डिकेंटर आता है जिसका बेस बहुत ब्रॉड होता है और उसके अंदर वाइन की बॉटल को खोल के और डिकेंट कर दिया जाता है। तो वो टैनिन को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है कि इन ग्रेप्स में टैनिन बहुत ज़्यादा है और टैनिन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसको डिकेंटर में इसलिए डाला जाता है कि वो कुछ देर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहे, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं अराउंड 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद, तो फिर वो वाइन ज़्यादा अच्छी पैलेट पे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती है। तो ये है वाइन से रिलेटेड कि अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वाइट वाइन में आप वो वाइन ट्राई करिए जिसके अंदर एसिडिटी थोड़ी कम हो, फ्रूटीनेस थोड़ी ज़्यादा हो, जैसे रीजलिंग एक ग्रेप हो गया, या शेनिन ब्लॉ हो गया, सोविनियो ब्लॉ हो गया। ये सब ग्रेप्स आप ट्राई कर सकते हो। शार्दने थोड़ा ज़्यादा ड्राई है, तो शार्दने ट्राई करने के लिए भी एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि स्टडी करिए पहले शार्दने के बारे में, फिर ट्राई कीजिए। रेड वाइन अगर ट्राई करनी है तो यू कैन गो फॉर पिनो नोयर, यू कैन गो फॉर मर्लो। लेकिन हाँ, कैबरने सोविनियो, शिराज, इन सब तक जाने के लिए यू हैव टू स्टडी द ग्रेप्स के बारे में पढ़िए, फिर वाइन ट्राई करिए, सो दैट विल बी ईजियर। तो सर थैंक यू। एंड सर जैसे कि आपने भी वाइन के बारे में बताया, तो ऐसे ही सर ज़रा स्पिरिट्स के बारे में भी बता देते, तो क्योंकि स्पिरिट्स वैरायटी में भी ज़्यादा हैं थोड़े, तो सर उसके बारे में अगर बता देते तो थोड़ा और आइडिया लग जाए। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि वाइन टेस्ट कैसे करी जाती है, है ना। ये भी हमारे व्यूवर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिट्स के बारे में ज़रूर मैं बताऊँगा। एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ कि वाइन टेस्टिंग कैसे करें, वाइन के लिए कौन सा ग्लास यूज़ करें, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सपोज़ हमने यहाँ पे ये पिनो ग्री रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो वाइन जब भी कंज्यूम करेंगे इट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड इन अ वाइन ग्लास ओनली। उसका रीज़न ये होता है, जैसे मैंने बोला कि वाइट वाइन हैज़ टू बी सर्व चिल्ड। अब चिल्ड का मतलब 8 डिग्री सेल्सियस हुआ और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। तो अगर हम इसको इस बोल से पकड़ लेंगे, इस ग्लास के भी पार्ट होते हैं जिसको हम फुट बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, यहाँ पे बोल है और रिम है। तो अगर इसको बोल से होल्ड करेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वाइन में चला जाएगा, तो वाइन वार्म हो जाएगी। तो वो फ्लेवर जो उसको एक्चुअल में रिलीज़ करना चाहिए लो टेम्परेचर पे, वो नहीं आएगा, तो यू वॉन्ट बी एबल टू एन्जॉय द वाइन। सो ऑलवेज होल्ड इट फ्रॉम द स्टेम, इफ पॉसिबल यू कैन होल्ड इट फ्रॉम द फुट ऑल्सो इफ यू आर कंफर्टेबल। अदरवाइज अ लॉट ऑफ पीपल दे प्रेफर इट टू होल्ड इट फ्रॉम हियर। तो एक बार जब आपने ग्लास अच्छे से होल्ड कर लिया, when you have made sure that your body temperature is not going in the wine, उसके बाद we need to pour just a little bit, not too much, just 10 ml। ये तो हमने बहुत ज़्यादा pour किया हुआ है, just a little bit around 10 ml। और उसके बाद उसको धीरे से फुट के सपोर्ट देके फुट को इसको धीरे से swirl करना है। वाइन अंदर घूमनी चाहिए ग्लास में। जब ये वाइन ग्लास में घूमती है तो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, और जब एक बार ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये अपने फ्लेवर रिलीज करेगी। नेक्स्ट स्टेप इज यू स्मेल इट। यू कैन ऑल्सो चेक द कलर ऑफ द वाइन कि वाइन के अंदर कोई इम्प्योरिटी या कोई सेडिमेंट तो नहीं है। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द कलर यू स्मेल इट कि हाँ इसके अंदर कोई स्टील स्मेल नहीं आ रही है या विनेगर तो नहीं हो गई है ओवर फर्मेंटेशन की वजह से। वंस यू आर सेटिस्फाइड, उसके बाद जस्ट टेक अ स्मॉल सिप। 10 ml पोर करिए तो उसका आधा, टेक 5 ml, एंड देन विद द हेल्प ऑफ योर टंग इसको अपने पूरे पैलेट पे घुमाइए। इट शुड गो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पैलेट। ठीक है, आई विल शो यू हाउ डू वी डू इट। वी डू इट लाइक दिस। इससे क्या होता है
कि जब वो हर पार्ट में पहुंच जाती है पैलेट के, क्योंकि हमारा पैलेट ऐसा है कि हर अलग अलग फ्लेवर को अलग अलग जगह पे पहचानता है। वो हर फ्लेवर आपको एक ही जगह पे नहीं मिलेगा। तो जब ये अलग अलग जगह पे पहुंच जाती है, देन इट आवर पैलेट स्टार्ट सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन कि हाँ, ये वाइन में यहाँ पे मुझे हर्ब फील हुआ, इस वाइन में यहाँ पे मुझे चेरी फील हुआ, या गुआवा फील हो रहा है, या अर्थ फील हो रहा है, मशरूम जैसा एक स्मेल आ रहा है। तो ये इस तरह से वाइन की हम टेस्टिंग करते हैं। और एवरी सिंगल ग्रेप, जो मैंने बोला कि हर डिफरेंट ग्रेप के कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लेवर्स अलग अलग आएंगे। तो दिस इज हाउ वी टेस्ट द वाइन। अब इसको अगर पेयर करना है तो किसके साथ पेयर करना है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर। वाइट वाइन में अगर बहुत ड्राई वाइट वाइन है, बहुत एसिडिक है, तो आप उसको ऐसे ही कंज्यूम करिए। डोंट मिक्स इट विद एनीथिंग, जस्ट हैव इट स्ट्रेट अप मीन्स डोंट ईट एनीथिंग विद इट। वो आपके एपेटाइट को इंक्रीज़ करेगी। हम होटल में उसको एज एन अपरेटिव सर्व किया करते थे, समथिंग विच इंक्रीजेज द एपेटाइट। अगर फ्रूटी वाइट वाइन है, फॉर एग्जांपल सोविनियो ब्लॉन्क है या रीजलिंग है, तो उसको सैलड या समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन डेयरी, फॉर एग्जांपल वाइट सॉस पास्ता हो गया, उसके साथ आप पेयर कर सकते हो, दैट विल गो वेल। रेड वाइन की हम बात करेंगे तो रेड वाइन गोज़ वेल विद चीज़। आप चीज़ के साथ ट्राई करो। और अगर आपको ट्राई करना है तो रेड वाइन आप मीट के साथ भी ट्राई कर सकते हो, रेड मीट के साथ। और ज़्यादा स्पाइसी फूड के साथ अगर आप रेड वाइन ट्राई करोगे, हाईली टैनिक रेड वाइन्स, इफ़ दे आर पेयर्ड विद स्पाइसी फूड, देन दैट इज़ अ वेरी बैड आइडिया। खासकर हमारा इंडियन कुजीन जहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इंडियन कुजीन के साथ वाइन पेयर करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो आइडिया ये होना चाहिए कि द लेवल ऑफ स्पाइसेस शुड बी ऑन अ लोअर साइड, एंड देन यू हैव अ स्पाइसी वाइन विद इट, जिससे टैनिन ज़्यादा हो जिसके अंदर, तो वो एक परफेक्ट पेयरिंग होता है। और इन केस यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट फूड पेयरिंग, तो लर्न योर सेल्फ हाउ टू पेयर अ वाइन। इसमें करना क्या है आपको कि जस्ट टेक अ बाइट ऑफ फूड, बहुत छोटा सा बाइट लीजिए आप किसी भी अपने डिश का, एंड द वाइन वॉट एवर यू हैव दैट एट दैट मोमेंट। मैंने तो वैसे बता दिया कि आप कैसे वाइन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वॉट एवर वाइन यू have it right now or at that moment. Just take a bite of food, just take a small sip of wine. Take the food, sip the wine and mix both together in your palate. अगर वो balance हुआ, so you'll have the perfect flavor. और अगर नहीं हुआ तो just spit it out or swallow in. So this you can also learn based on your experiences a wine pairing, and make sure whenever you are doing this, make a note of it. Okay. ताकि आपको आगे याद रहे। पहली बार तो शायद आप करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आप नोट बनाते रहोगे तो आपको याद भी रहेगा। सो दिस इज हाउ वी पेयर द वाइन। थैंक यू सर।